Hi everyone, welcome back. This is the second part 2 of RTI Act of 2005, है ना। तो फर्स्ट पार्ट में हमने इसके इम्पोर्टेंट कितने चैप्टर्स हैं, राइट, और थोड़ा सा हमने इसका बैकग्राउंड देखने की कोशिश की थी। तो उसमें हमने देखा था कि 6 चैप्टर्स हैं और कैसे उनको याद रखना है। प्लीज़ रिवील करेक्ट सेंटेंसेस टू पब्लिक मोड। तो पी से प्रीलिमिनरी, आर से राइट टू इन्फॉर्मेशन, सी से CIC दैट इज़ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, एस से स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और पी से पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स एंड एम से मिसलेनियस प्रोविजंस के बारे में बात है। और इसमें 2 शेड्यूल्स हैं। एक शेड्यूल आपके ओथ से रिलेटेड डील करता है और दूसरा जो है वो आपकी ऐसी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस जिससे रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते, राइट। और बेसिकली हमने ये भी देखा था कि इस एक्ट को लाने का जो मोटिव था, ऑब्जेक्टिव था, वो था कि आप जो है वो करप्शन को कम करें, डेमोक्रेसी को और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन बनाएं एंड देयर, और आप अपनी गवर्नमेंट को, है ना, अकाउंटेबल बनाएं। ट्रांसपेरेंसी जो है वो उसके गवर्नेंस में होनी चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए जो है वो RTI एक्ट लाया गया था और इसने रिप्लेस किया था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2002। ठीक। इसके अलावा भी हमने जो भी चीज़ें देखी थी वो आप पार्ट 1 में एक बार जाके देख लो। तो हमने जो है वो चैप्टर 1 डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 के बारे में। यस। तो आज दिस इज सेकंड पार्ट। हम कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्ट में जो है वो हम बाकी का जो रिमेनिंग है उसको कंप्लीट कर लें। ठीक है जी। तो चैप्टर 2 विच डील्स विद राइट टू इंफॉर्मेशन एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, राइट। तो ये वाला पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लेंथी भी यही है ना। राइट टू इन्फॉर्मेशन तो एक ही सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 3 ओनली, है ना। तो आज इसी के बारे में जो है वो आप स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमने ये देखा था कि पब्लिक अथॉरिटीज़ किसको कहेंगे। तो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि ये जो जो भी हम इंफॉर्मेशन मांगेंगे वो पब्लिक अथॉरिटीज़ से रिलेटेड होनी चाहिए, है ना। और पब्लिक अथॉरिटीज़ ऐसी अथॉरिटीज़ जो कि या तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थ्रू बनाई गई हैं, या पार्लियामेंट ने, है ना, एक एक्ट के थ्रू बनाया है, या स्टेट लेजिस्लेचर्स ने जो है वो जिसको बनाया है, या फिर आपकी गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के थ्रू जिसको बनाया गया है। ठीक है। ये कुछ चीज़ें हमने जो है वो पब्लिक अथॉरिटीज़ क्या होती हैं उसके बारे में पार्ट 1 में डिस्कस किया था। तो आज हम यही देखेंगे कि व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ दीज पब्लिक अथॉरिटीज़। क्लियर। तो इसमें जो है वो आपको पहली बात तो याद रखना है, ये जो चैप्टर 2 है इसमें सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 11 तक आपको याद रखना है। ठीक है। अच्छा, याद कैसे रखेंगे, एक मैं आपको थोड़ा तरीका बताता हूँ इसको याद रखने का। रियल ऑफिसर्स डोंट रन, डोंट exempt genuine seekers truth, है ना। रियल ऑफिसर्स डोंट रन एंड डोंट एग्जेम्प्ट जेन्यून सीकर्स ट्रूथ। तो रियल मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन, सेक्शन 3। ऑफिसर्स ओ मतलब ऑब्लिगेशंस, सेक्शन 4। डी से डोंट मतलब डेजिग्नेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, सेक्शन 5। रन आर रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, सेक्शन 6। डोंट डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट, सेक्शन 7। एग्जेम्प्ट मतलब एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, सेक्शन 8। जेन्यून जी ग्राउंड फॉर रिजेक्शंस, सेक्शन 9। सीकर्स एस फॉर सीवियरेबिलिटी, सेक्शन 10। एंड टी मतलब ट्रुथ दैट इज थर्ड पार्टी, सो सेक्शन 11। ऐसे ही आप इसको सीक्वेंस में याद रख सकते हैं। रियल ऑफिसर्स डोंट रन, डोंट एग्जेम्प्ट एंड डोंट एग्जेम्प्ट जेन्युइन सीकर्स ट्रूथ। आप इसको 2-3 बार कॉपी पे लिखो प्लेन पेज के ऊपर, आपको ये चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। ठीक है जी। कहानी क्लियर है यहाँ तक की। चलिए जी। तो अब हम 1 बाय 1 आज हम यही करेंगे ना। ये जो जितने भी हमारे पास 3 से लेके 11 सेक्शंस हैं इसी को हम जो है वो देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेक्शन है दैट इज सेक्शन 3, टॉक्स अबाउट राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो जैसे कि हमने पार्ट 1 में देखा था कि ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है ये भारत के जितने भी सिटीजन्स हैं उनको ही मिलता है, इसके अलावा और फॉरनर्स को नहीं मिल सकता। तो अगर आपको एप्लीकेशन देनी है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आपको भारत का सिटीजन होना ज़रूरी है। सो ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट टू इन्फॉर्मेशन, दैट्स द राइट टू इन्फॉर्मेशन सेक्शन 3। ठीक है। तो एग्जाम में आपसे पूछेगा और इसको याद रखने के लिए मैंने आपको ये तरीका बता दिया है ना। सो दीज आर सेक्शंस
कि कैसे आपको इसको याद रखना है, और पूछ लेगा कि है ना, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005 राइट टू इन्फॉर्मेशन प्रोविजन हैज़ बीन मैंशनड, तो आपको पता होना चाहिए इट इज मैंशन अंडर सेक्शन 3। ठीक है जी, क्लियर। नाउ नाउ सेक्शन 4 है ना, दैट इज ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़ की। ये जो हमने पब्लिक अथॉरिटीज़ की बात की, इनकी ऑब्लिगेशंस क्या है, इनकी ड्यूटीज़ क्या है बेसिकली, है ना। तो आई थिंक इट इज़ बेटर कि मैं आपको एक पेज के ऊपर ही बताऊं, तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा याद करना। ठीक है, जो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, मैं आपको एक यहाँ पे यस है ना। तो अच्छा, ये जो मैं जैसे अभी लिखूंगा ना, आपके लिए बेसिकली ये नोट्स हैं, है ना। हालांकि आपको पढ़ना है दूसरे से भी, क्योंकि आपको खुद भी एक बार देखना आना चाहिए, बट हाँ, जो आपको एग्ज़ाम के लिए जो तैयारी करनी है, तो ये जो मैं अभी लिखूंगा ये आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स जो है वो रहेंगे। ठीक है, तो हम सेक्शन 3 तो हमने देख लिया, दैट टॉक्स अबाउट राइट टू इन्फॉर्मेशन। हम बात कर रहे हैं अब सेक्शन 4 की, जो कि डील करता है ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़ के साथ। राइट, क्लियर। तो इसमें जो है वो हम सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 एंड सब क्लाउज ए, अच्छा इसको हम कहते हैं सबसेक्शन, ध्यान में रखना है ना। जैसे ये तो हो गया सेक्शन, है ना, ये हो गया सेक्शन, ये हो गया आगे सबसेक्शन, और ये हो गया क्लाउज, है ना, मतलब पढ़ने का तरीका है इसको ऐसे। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ दी, और इट इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़, कि वो क्या करें, मेंटेन करें रिकॉर्ड्स को, दैट टू मेंटेन, है ना, कि प्रॉपरली वो इंडेक्स्ड फॉर्म में, कंप्यूटराइज फॉर्म में जो है वो रिकॉर्ड्स को मेंटेन करें, एंड ऑल्सो इंश्योर एक्सेसिबिलिटी कि वो जो है वो पब्लिक डोमेन में आप डालो, चाहे वो इन द सेंस, बोलने का मतलब है कि आप एक ऐसे नेटवर्क पे उसको अपलोड कर दें सो दैट कि उसके बाद उसको शेयर करना ईजी रहे। ठीक है, क्लियर। तो रिकॉर्ड्स जो है वो आपके नेटवर्क में होने चाहिए सो दैट कि इट इज़ ईजी टू, है ना, एक्सेस दोज रिकॉर्ड्स और दैट पब्लिक इंफॉर्मेशन। क्लियर, तो ये आपका सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज ए में जो है वो कहानी आती है। उसके बाद आपके पास आता है सेक्शन 4 सब क्लाउज, सॉरी सबसेक्शन 1 एंड सब क्लाउज बी, है ना। तो ये डील करता है मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, मैंडेटरी डिस्क्लोजर के साथ, मैंडेटरी डिस्क्लोजर के बारे में ये बात करता है, डिस्क्लोजर। राइट, तो ये कहता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन है ना आप दे सकते हैं, वो आपको जो है वो मैंडेटरली है डिस्क्लोज करना। जैसे कि मान लो मैं कुछ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल, जैसे कि लेट्स से कि आपके, देखो हमने एक बात की थी कि जो भी हमारे पास, अच्छा अभी हम करेंगे वैसे उसको, कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है वो होने चाहिए। अभी हम इसको नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे, जो कि आपको बेसिकली जो भी है ना, एक सिटीज़न है, जब भी वो इन्फॉर्मेशन मांगेगा तो वो पीआईओ के पास जाएगी, और पीआईओ जो है वो उसका आंसर करेगा फिर उस सिटीज़न को, या पीआईओ जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो सिटीज़न को पहुंचाएगा, है ना। तो मैंने क्या कहा कि लेट्स से दिस इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो इसी ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन है जिसको कि डेजिग्नेट, वो हो सकता है कि ऑलरेडी किसी और पोजीशन पे हो, तो उसको ही डेजिग्नेट कर दिया जाएगा एज ए पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, मैंने ये कहा, है ना। कोई एक पर्सन है, किसी डायरेक्टर पोस्ट पे है, कुछ भी हो सकता है, लेट्स से ये कोई डायरेक्टर पोस्ट पे कोई पर्सन है, और उसी को हमने डेजिग्नेट कर दिया, उसी को हमने डेजिग्नेट कर दिया एज पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ठीक है, तो ये जो पर्सन है बाहर, ये जो सिटीजन है ना, तो ये इंफॉर्मेशन किससे मांगेगा, ये इंफॉर्मेशन इससे मांगेगा। तो इसको कैसे पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ये जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है ये कौन है ना। तो ये इंफॉर्मेशन बेसिकली, ये जो इंफॉर्मेशन है बेसिकली ये उस ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे जो है वो लगी होनी चाहिए, ताकि ये पर्सन उसकी वेबसाइट देखेगा, उससे इस पीआईओ को कांटेक्ट करेगा, और उससे फिर जो है वो ये पीआईओ इसको इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया लगा। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे कि इट इज़ मैंडेटरी टू डिस्क्लोज दिस इंफॉर्मेशन, जैसे कि हमने अभी कहा कि नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड डिटेल्स ऑफ पीआईओज। अभी हम देखेंगे कि पीआईओज भी 2-3 तरीके के पीआईओज हैं, जैसे डायरेक्टरी ऑफ ऑफिसर्स, है ना।
जो भी ऑफिसर्स हैं उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर्स, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर्स। तो कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है मैंडेटरी है डिस्क्लोज करना। अच्छा, डिस्क्लोज करना विद इन 120 डेज ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विद इन 120, जैसे ही ये एक्ट, मान लो 2005 में ये एक्ट बना, तो इस एक्ट से पहले जो ऑर्गेनाइजेशंस होंगी उनको 120 दिनों से पहले पहले जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये सब इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद एक आता है सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 और सब क्लॉज C to D, जो कि ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग के बारे में बात करता है। ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग, ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग। तो बेसिकली जो भी है ना, मान लो कोई कंपनी है पॉलिसीज बना रही है, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसको जो है वो अपनी वेबसाइट पे अपलोड करनी है। या जो भी वो डिसीजन ले रहा है तो उस डिसीजन के बारे में उस कंपनी या उस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी वेबसाइट पे अपलोड करना है, सो दैट कि देयर मस्ट बी ए ट्रांसपेरेंसी, है ना। अपनी फैक्ट्स और फिगर्स, है ना, फैक्ट्स एंड फिगर्स को उसको अपलोड करना है उसकी पॉलिसी में। ठीक है, क्लियर। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो आपको एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूं, सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 विच टॉक्स अबाउट सुओ मोटो डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। ये जिसको हम बोल सकते हैं वॉलंटरली, सुओ मोटो वॉलंटरली डिस्क्लोजर। ये कहता है, ये जो है ना प्रोविजन है, ये कहता है कि भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको कोशिश करनी है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो कि पब्लिक डोमेन की है या जो पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए उसको वो वॉलंटरली ही, खुद से ही, मतलब पूछना ना पड़े, खुद से ही जो है वो वेबसाइट पे अपलोड कर दे या पब्लिक नोटिस में जो है वो पब्लिक डोमेन में डाल दे। दैट इज कॉल्ड एज अ सुओ मोटो डिस्क्लोजर और वॉलंटरली डिस्क्लोजर। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछेगा। सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 इट टॉक्स अबाउट एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये कहता है बेसिकली कि जिस भी फॉर्मेट में आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो वो इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए। बस इतनी सी कहानी जो है वो इस सब सेक्शन में है। लास्ट सबसेक्शन वी हैव अ सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 दैट टॉक्स अबाउट कॉस्ट इफेक्टिव डिसेमिनेशन, कॉस्ट इफेक्टिव डिसेमिनेशन। तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। और कॉस्ट इफेक्टिव मतलब जैसे, है ना, कि उसकी जो फीस है वो नॉमिनल फीस होनी चाहिए। पहली बात तो वो, है ना, फ्री होनी चाहिए। अगर फ्री नहीं हो सकती तो वो नॉमिनल फीस के ऊपर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है ना। एंड इफ इट इज़ पॉसिबल तो आप उसको इलेक्ट्रॉनिकली भी अवेलेबल करवाओ। ठीक है, तो हमारे लिए एग्जाम के लिए अब क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमारा सेक्शन 4 था सिर्फ, है ना। तो क्या क्या ऑब्लिगेशंस हमने अभी देखी। तो पहली ऑब्लिगेशन तो हमने देखी कि उसको मेंटेन करने पड़ेंगे रिकॉर्ड्स, है ना, क्लासिफाइड वे में जो है वो उसको इंडेक्स्ड फॉर्म में जो है वो क्लासिफाइड और इंडेक्स्ड फॉर्म में और कंप्यूटराइज्ड में, है ना, कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट में जो है उसको अपनी इंफॉर्मेशन या रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है और उसको इंश्योर करना है कि इट इज़ एक्सेसिबल इन द नेटवर्क। और राइट, सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 सब क्लॉज बी बोलता है कि इट इज़ मैंडेटरी कि वो अपनी, है ना, जो भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू नेम एंड डिटेल ऑफ PIOs, ऑफिसर्स की ड्यूटीज़, पावर्स, डायरेक्टरीज, उन सबको जैसे ही एक्ट पावर में आता है, इनेक्ट होता है, उसके विद इन 120 डेज जो है वो उनको अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज कर देनी है ऑन देयर वेबसाइट। और देयर शुड बी अ ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट सुओ मोटो डिस्क्लोजर। हमने अभी बात की कि सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 में इसके बारे में बात करी है कि जितना हो सकता है, जितना मैक्सिमम इन पॉसिबल इंफॉर्मेशन है वो कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को, पब्लिक अथॉरिटी को अपने वेबसाइट पे या पब्लिक डोमेन में खुद से ही जो है वो अपलोड करनी है। और जिस भी फॉर्मेट में वो अपलोड करे वो एक्सेसिबल होना चाहिए एंड इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो। सो ये हमारा था सेक्शन 4, है ना। तो अब आप इसको पढ़ोगे ना तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, है ना। जैसे कि अभी हमने कहा कि मेंटेन ऑल रिकॉर्ड्स, राइट, या आपको जो है वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल होनी चाहिए, कंप्यूटराइज होनी चाहिए और कनेक्टेड थ्रू नेटवर्क होनी चाहिए सो दैट कि इट कैन बी एक्सेस्ड, राइट। और आपको विद इन 120 डेज फ्रॉम द इनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट जो है वो इसको
क्या कर देना है, पब्लिश कर देना है इस इन्फॉर्मेशन को। जैसे कि हमने कहा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की क्या फंक्शंस हैं, आपके ऑफिसर्स की क्या ड्यूटीज़ हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें, डायरेक्टरी ऑफ ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज, तो खैर बहुत सारी लिस्ट है, बट आपको पूरा लिस्ट ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं आपको अभी आपको कह रहा हूँ उतना आपको, तो ये पूरी लिस्ट है कि जो जो इन्फॉर्मेशन आपको अपनी वेबसाइट पर अपलोड करनी है, ठीक है। बट आपको ये याद नहीं रखना है, जितना याद रखना है उतना मैंने आपको वाइट स्लाइड पर बता दिया है। फिर हमने सबसेक्शन 2 में बात की कि सीओ मोटो बेसिस पे, है ना, कि जितना हो सकता है उतनी इन्फॉर्मेशन आपको अपने खुद से जो है वो सीओ मोटो बेसिस पे अपने पब्लिक डोमेन में अपलोड कर देनी है, इंक्लूडिंग इंटरनेट, राइट, ठीक है। और सब सेक्शन 3 में हमने कहा कि इजीली एक्सेसिबल हो पाए पब्लिक को, उसी फॉर्मेट में जो है वो आपको अपनी इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, डिसेमिनेट करना है। एंड द लास्ट वी हैव, इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव। तो कॉस्ट इफेक्टिव कब होगी, या तो उसको आप फ्री में अवेलेबल करवाओ, या फिर उसको जो है वो, जो उसकी फीस है वो मीडियम फीस हो, मतलब नॉमिनल चार्जेस जो है वो आप उससे उसमें ले आओ, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आप पॉसिबल करवा पाओ। और यही हमने देखो यहाँ पे चीज़ें डिस्कस की थी कि आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, फीस नॉमिनल होनी चाहिए, आपको जो फॉर्मेट देना है वो एक्सेसिबल होना चाहिए, सीओ मोटो डिस्क्लोजर करना है, इट इज सेक्शन 4 सब सेक्शन 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन विद इन 120 डेज, है ना, और मेंटेन करना है रिकॉर्ड को, और आपको नेटवर्क पे अपलोड करना है इंक्लूडिंग इंटरनेट। तो ये जो है वो सेक्शन 4 में आपको इतनी सी बात पता होनी चाहिए। तो आई थिंक क्लियर है, बहुत ईजी है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 5 दैट टॉक्स अबाउट डेजिग्नेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स। So if you are preparing for UGC NET exam or different PSU's HR related exams or even IBPS SO exam, तो ये जो एक कोर्स है ना, दिस इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो आप डायरेक्टली प्ले स्टोर पे जाके ऐप डाउनलोड करिए, अनस्टॉपेबल एजुकेशन के नाम से, दिस इज़ द लोगो ऑफ द ऐप। वहाँ पे जाके आप एनरोल करो, देयर आर मल्टीपल वैलिडिटी ऑप्शंस फॉर 3 मंथ्स 6 मंथ्स एंड 1 ईयर। एक चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ कि एक बार अगर आपने ये पूरा कोर्स पढ़ लिया, उसके बाद आपको खुद से कुछ भी कहीं से भी कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, है ना। एक भी चीज़ आपको कोई भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग कोर्स नहीं खरीदने हैं, है ना, कि आप यूजीसी नेट के लिए अलग से खरीद रहे हैं, है ना, सीआईएल के लिए, सीआईएल के लिए अलग से चला हुआ है, किसी और पीएसयू के लिए अलग से चला हुआ है, आईबीपीएस एसओ के लिए अलग से चला हुआ है। नहीं भाई, एक में ही हम हर चीज़ करेंगे, राइट। सो यू नीड टू प्रिपेयर फॉर बोथ यूजीसी नेट एंड सीआईएल एंड अदर पीएसयू रिलेटेड एग्जाम विद वन कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, राइट। देयर यू विल गेट कंप्लीट सिलेबस, डिफरेंट पीवाईक्यू एनालिसिस, मॉक टेस्ट आपको वहाँ मिलेंगे, डाउट सेशंस एंड मेंटरिंग, right? If you have any doubt, you can directly ask me. Clear? Fine. So and also you have if any doubt, you can directly message me on this WhatsApp number, or you can mail me on this email ID. Fine. Clear? So let's get started here. है ना, तो इसको भी वैसे ही याद करते हैं, तो आई थिंक ज़्यादा बेटर जो है वो तरीका आपको रहेगा इसमें याद करने का। सो एक बार एक लाइन लगा लेते हैं, यस। So now this is section 5 which talks about designation of public information officers. अब ये क्या है ना, जो हमने अभी बात की थी ना कि किसी भी इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में, है ना, आपको हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में जो है वो क्या करना पड़ेगा, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो उसके बारे में जो है वो कहानी है। तो इसमें सेक्शन 5 सेक्शन 1, है ना, तो पहला ही ये बोलता है कि इट इज मैंडेटरी टू अपॉइंट द पीआईओज इन एवरी पब्लिक अथॉरिटी और एवरी पब्लिक यूनिट। सो इट इज मैंडेटरी टू अपॉइंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स in every public authority within 100 days of enactment of the act. ठीक है, तो आपको मैंडेटरी है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को अपॉइंट करना इन एवरी पब्लिक अथॉरिटी विद इन 100 डेज ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ द एक्ट। अभी अभी हमने 120 डेज ऑफ द इनेक्टमेंट ऑफ द एक्ट भी पढ़ा था। वो किस लिए पढ़ा था, वो पढ़ा था टू इट इज मेंट टू डिस्क्लोज ऑल द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके लिए 120 दिन थे, इसके लिए 100 डेज है, किसके लिए, टू अपॉइंट मैंडेटरी पीआईओज, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स। ठीक है, अच्छा, अब ये जो पीआईओज हैं ये 2 लेवल पे होंगे। सेंट्रल लेवल पे जो होंगे उनको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे उनको, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, और जो स्टेट लेवल पे होंगे उनको हम बोलेंगे स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, राइट। तो ये 2 लेवल पे है ना। तो एक तो आपके पास अभी मैं, है ना, जस्ट लेट मी, यस,
तो मैं सेंट्रल लेवल पे और एक जैसे मान लो स्टेट लेवल पे, है ना। तो इसको ऐसे हायरार्की में ऐसे समझो कि यहाँ पे आ जाएंगे आपके, अच्छा पहले आएंगे आपके पास असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, है ना, और उसके बाद आएंगे आपके पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स। ये मैं सेंट्रल लेवल की बात कर रहा हूँ। तो इसको आप जो है वो क्या कह सकते हैं, और इट इज़ ईजी इफ आई राइट कंप्लीट, दैट इज सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और ये भी आ जाएगा सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, राइट। और स्टेट लेवल पे मैं क्या कहूँगा, स्टेट असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, राइट। और दूसरे में क्या कहूँगा, सेंट्रल सॉरी स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, है ना। तो ये हायर इन रैंक है, ये लोअर इन रैंक है, दैट इज वाई इट इज असिस्टेंट पीआईओस, और ये है पीआईओस, ठीक है। तो ये जो भी सिटीजन है, कोई भी सिटीजन है यहाँ पे, है ना, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी मांग सकता है डायरेक्टली, यहाँ पे भी मांग सकता है, ठीक है। अगर वो असिस्टेंट पीआईओ से मांगता है तो असिस्टेंट पीआईओ का काम भी यही है कि वो जो इन्फॉर्मेशन है, वो जो एप्लीकेशन है, उसको पीआईओ को भेजेगा। बस इस केस में क्या होगा कि उसको जो है वो 5 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे, मतलब विद फ्रॉम द रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ आरटीआई, उसको 5 दिन के अंदर अंदर वो एप्लीकेशन जो है वो पीआईओ को सेंड करनी है, आगे फॉरवर्ड करनी है, ठीक है, क्लियर। अभी हम देखेंगे कि जो पीआईओज हैं उस उनको विद इन 30 डेज जो है वो जो रिक्वेस्ट है आरटीआई की इन्फॉर्मेशन जो भी डिमांड की है, वो उनको विद इन 30 डेज जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है टू द सिटीजन, ठीक है। बट ठीक है, अभी के लिए आपको इतना बात मुझे लगता है कि समझ में आ जानी चाहिए कि अगर स्टेट लेवल की बात कर रहे हैं तो उसमें बोलते हैं स्टेट असिस्टेंट पीआईओज और स्टेट पीआईओज, और अगर मैं सेंट्रल लेवल की बात करता हूं तो उसमें हम बोलते हैं सेंट्रल असिस्टेंट पीआईओज और सेंट्रल पीआईओज, राइट। तो यहाँ तक कहानी क्लियर होगी, ठीक है। तो इट इज मैंडेटरी, सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 में बोलता है मैंडेटरी है कि आपको विद इन 100 डेज ऑफ द इनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट जो है वो क्या करना है, पीआईओज को अपॉइंट करना है। तो सब सेक्शन 2 क्या बोलता है कि इट इज मैंडेटरी ऑल्सो टू अपॉइंट असिस्टेंट पीआईओज टू, सो इट टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट पीआईओज, है ना। तो जिनको हम लिख सकते हैं APIOS, है ना। और ये बनेंगे इन एवरी सब डिविजनल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, सब डिविजनल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। अच्छा, इनका काम क्या होगा, टू रिसीव आरटीआई एप्लीकेशंस, सॉरी टू रिसीव आरटीआई एप्लीकेशंस और अपील, है ना। अभी हम पढ़ेंगे कि अगर मान लो कोई पर्सन सिटीजन खुश नहीं है ना, फ्रॉम द डिसीजन और द फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ऑफ द, है ना, प्रोवाइडेड बाय द पीआईओज, तो वो अपील कर सकते हैं। तो अपील करना, आरटीआई एप्लीकेशंस को रिसीव करना, ये काम किसका है, ये असिस्टेंट पीआईओज का है। और फिर वो किसको भेजेंगे, वो पीआईओज को भेजेंगे। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, राइट। हाँ, तो जितने भी फिर है एप्लीकेशन को रिसीव करना एंड देन फॉरवर्ड टू पीआईओज, ये काम जो है वो इनका रहेगा असिस्टेंट पीआईओज का। सेक्शन 5 सब सेक्शन 3, अच्छा इसको 2 में ही कर लो अभी तो, इसको मैं रिमूव ही कर देता हूँ। हाँ, इसी में ही जो है वो आपको, जैसे कि मैंने कहा कि अगर जो सिटीजन है उसके पास 2 रास्ते हैं, या तो वो पीआईओ को डायरेक्ट एप्लीकेशन पूछ ले, है ना, जैसे अभी हमने यहाँ डिस्कस किया कि वो डायरेक्टली यहाँ पे भी पूछ सकता है और यहाँ पे भी एप्लीकेशन दे सकता है। बट अगर यहाँ देगा तो उसको 5 दिन एक्स्ट्रा वेट करना पड़ेगा। मतलब कि अगर मान लो वो यहाँ इन्फॉर्मेशन देता है तो जो पीआईओ है उसको विद इन अंडर नॉर्मल कंडीशन जो है उसको विद इन 30 डेज इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। बट अगर जो सिटीजन है वो यहाँ असिस्टेंट पीआईओ से जो है वो इन्फॉर्मेशन मांगता है तो 5 दिन का एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, मतलब 30 + 5, तो उसको जो है वो 35 डेज के अंदर जो है वो पीआईओ को फिर इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। सिंपल समझ में आ गया। तो ये, तो यहाँ पे क्या है कि देयर इज अ टाइम एक्सटेंशन फॉर एप्लीकेशन वाया एपीआईओज, सो टाइम एक्सटेंशन फॉर एप्लीकेशन वाया APIOS, मतलब असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, है ना। तो कितना एक्सटेंशन मिलता है, 5 दिन का, 5 एक्स्ट्रा
डेज। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये जो है वो कहानी इसकी रहती है। बाकी आगे आपका सेक्शन 5 सब सेक्शन 3, सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ पीआईओज कि वो जो है वो जो भी इंफॉर्मेशंस उसके बाद असिस्टेंट पीआईओ के द्वारा ये सिटीजन की तरह आती हैं उनको हैंडल करना, है ना, हैंडल करना एंड असिस्ट करना जो भी एप्लीकेंट है उनको, अगर कुछ उनको कोई दिक्कत आती है तो असिस्ट एप्लीकेंट्स। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो है वो सेक्शन 5 सब सेक्शन 4 में जो पीआईओज हैं वो हेल्प ले सकते हैं फ्रॉम अदर ऑफिसर्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन, है ना, दैट इज असिस्टेंस ऑफ अदर ऑफिसर्स, अदर ऑफिसर्स, है ना, और है ना, और इसके अलावा साथ में आपको इसी के साथ यहाँ पे ध्यान रखना है दैट इज सब सेक्शन 5, जिसमें कि ये जितने भी जो भी ऑफिसर्स हैं या एम्प्लॉइज़ हैं जिनसे भी हेल्प ली जा रही है ना, उनको वो हेल्प देनी है, मतलब उनको वो असिस्टेंट प्रोवाइड करनी है, राइट। सो इट टॉक्स बेसिकली अबाउट लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी ऑफ असिस्टेंट ऑफिसर्स, है ना, एंड एम्प्लॉइज, राइट। तो लाइबिलिटी क्या है, इनके ऊपर लाइबिलिटी है कि जो भी पीआईओ इनसे इंफॉर्मेशन मांगता है वो उनको देनी है, और इनको ट्रीट किया जाएगा, शैल बी ट्रीटेड एज ए पीआईओ फॉर वायलेटिंग द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। मतलब अगर कल को कोई कंप्लेन होती है तो ये जो भी ऑफिसर्स हैं ये भी लाइएबल होंगे टू बी ट्रीटेड एज अ पीआईओ, और उनके ऊपर भी इंक्वायरी हो सकती है कि इन्होंने इन्फॉर्मेशन सही इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी, राइट। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना आप, तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो अगर मैं इसको समराइज करूं, है ना, तो ये सेक्शन 5 हो गया आपका, एक ही पेज के ऊपर हो गया। तो अगर मैं समराइज करूं तो सबसे पहले तो इट इज़ मैंडेटरी टू अपॉइंट पीआईओज इन एवरी पब्लिक अथॉरिटी, और वो भी विद इन 100 डेज। इसके अलावा जो है वो असिस्टेंट पीआईओज को भी आपको अपॉइंट करना है एट सब डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, राइट। और उनका काम क्या है, आरटीई एप्लीकेशंस को रिसीव करना और उनको फॉरवर्ड करना टू द पीआईओज, है ना। और अगर एप्लीकेशन असिस्टेंट पीआईओ के पास जाती है तो 5 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। तो अब जो है वो 30 + 35 डेज जो है वो टोटल टाइम हो जाता है टू रिवर्ट बैक टू द सिटीजन। और ये पीआईओज़ की ड्यूटी है कि जो भी आपके पास एप्लीकेशंस आती हैं उनको हैंडल करना और एप्लीकेंट्स को असिस्ट करना अगर उनको नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ पे जो है वो इन्फॉर्मेशन भेजनी है, सॉरी एप्लीकेशन भेजनी है। और जो पीआईओज़ हैं वो असिस्टेंस ले सकते हैं ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज़ ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन से, और इट इज़ द लाइबिलिटी ऑन दी ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज़ जो भी असिस्टेंस दे रहे हैं, और वो एक उनको भी पीआईओ की तरह ट्रीट किया जाएगा इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ दी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, अगर वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं कल को देते हैं तो, राइट। तो ये कहानी सेक्शन 5 सब सेक्शन 5 में लिखी है। तो ये सेक्शन 5 आपका डेजिग्नेशन ऑफ पीआईओज के बारे में क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर। तो अब अगर आप इसको देखोगे ना, अब एक बार देखो इसको कि एवरी पब्लिक अथॉरिटी शैल विद इन 100 डेज ऑफ द इनैक्टमेंट, यही हमने देखा। आपको जो है वो डेजिग्नेट करना है एज मैनी ऑफिसर एज सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर इन ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। और इसके अलावा आपको क्या करना है, डेजिग्नेट 100 डेज में ही सब डिविजनल लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेंट्रल असिस्टेंट पीआईओ और स्टेट असिस्टेंट पीआईओ, राइट। और इसके अलावा हमने क्या देखा कि अगर जो है वो एप्लीकेशन अपील जाती है टू द सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक ऑफिसर तो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा कितना, 5 डेज का। सो 5 डेज का जो है वो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है फॉर गिविंग रिस्पॉन्स बाय द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, राइट, क्लियर है। और उनको जो है वो आपके पास, इसके अलावा हमने सबसेक्शन 3 में ये भी देखा कि जो भी इंफॉर्मेशन ड्यूटीज़ है कि आप उनको हैंडल करें और असिस्ट करें। तो सबसेक्शन 3 में यही कहा है कि जो भी रिक्वेस्ट आती है फ्रॉम पर्सन सीकिंग इन्फॉर्मेशन आप उनको रीजनेबल असिस्टेंस प्रोवाइड करें। तो ये पीआईओज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर। और इसके अलावा जो है वो यहाँ पे आप देखोगे तो सब सेक्शन 5 जो है तो इसमें कहा गया है कि जो भी ऑफिसर्स असिस्ट कर रहे हैं उन सब को जो है वो ट्रीट किया जाएगा एज अ सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। सो दे विल बी ट्रीटेड एज अ सीपीआईओज और एसपीआईओज, राइट, क्लियर है। तो बस यही कहानी है, हमने यहाँ लिख दी, तो ये आपके लिए ज़्यादा काम की इन्फॉर्मेशन है। तो आगे चलते हैं। नाउ सेक्शन 6 दैट टॉक्स अबाउट रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन। तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने बात कर ली है, देखो सॉरी, अभी तक हमने बात कर ली है राइट टू इन्फॉर्मेशन की। तो ठीक है, ये तो
सिटीजन्स का राइट है। ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़, ये भी हमने क्या क्या ऑब्लिगेशंस है ना, मैंडेटरी डिस्क्लोजर करना है इन्फॉर्मेशन का, वो सब चीज़ें हमने देख ली। हमने ये भी देख लिया कि आपको हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में एक पीआईओ को अपॉइंट करना है या असिस्टेंट पीआईओ को अपॉइंट करना है। अब हम चलेंगे रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन, कि अब जो है वो सिटीजन कैसे एक रिक्वेस्ट डालेगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, राइट। ठीक है, तो सेक्शन 6 के बारे में जो है वो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये आपका सेक्शन 6 है, इसको बहुत इजीली हो जाएगा, इसको भी वैसे ही समझते हैं। आई थिंक ये बेटर अप्रोच है। सो यस, सो दिस इज सेक्शन 6 विच टॉक्स अबाउट रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। तो इसमें कुछ नहीं है, 2-3 चीज़ें आपको बस ध्यान में रखनी है। पहले तो यही है, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में क्या ध्यान में रखना है, दैट इज राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन। इट इज द राइट ऑफ द सिटीजन टू सीक इन्फॉर्मेशन। सो इट टॉक्स अबाउट राइट टू सीक इंफॉर्मेशन, है ना। तो कहता है कि जो भी सिटीजन है, लेट्स से ये सिटीजन है, ये रिक्वेस्ट डाल सकता है टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन। किसको रिक्वेस्ट डालेगा, अभी हमने पढ़ा, या तो डालेगा सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को, या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को, या इसके अलावा सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को, या स्टेट असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को, इनको ही रिक्वेस्ट डालेगा। ठीक है, और वो जो रिक्वेस्ट है वो इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकती है या इन राइटिंग भी हो सकती है। ठीक है, और किसी भी लैंग्वेज में, मतलब हिंदी में, इन इंग्लिश में, या हिंदी में, या एनी अदर लैंग्वेज, है ना, उसमें जो है वो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर उनको असिस्ट करेंगे अलॉन्ग विद नॉमिनल फीस। जो भी प्रिस्क्राइब्ड फी है उसके साथ जो है वो रिक्वेस्ट दे लेंगे टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स और असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स। दिस इज सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। ठीक है, बहुत ईजी है। सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 में क्या कहा है कि इसको कोई भी रीजन देने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू गिव रीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि क्यों जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको रीजन देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इट कम्स अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 2। सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए ध्यान में रखना है आपको, राइट। एंड द लास्ट वन वी हैव अ सेक्शन 3 सबसेक्शन सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 टॉक्स अबाउट ट्रांसफर ऑफ आरटीआई एप्लीकेशन। मान लो ट्रांसफर ऑफ, अब आपको मान लो कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए बट आपको नहीं पता कि वो कौन से डिपार्टमेंट से है, कि मुझे ये कौन से डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो आपने रैंडमली किसी भी डिपार्टमेंट में भेज दिया। नो, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट डिपार्टमेंट कि वो आपकी इन्फॉर्मेशन को कंसर्न डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करे। ठीक है, और तो जैसे कि है ना, तो जो भी है ना पब्लिक अथॉरिटी है, जो भी पब्लिक अथॉरिटी है जहाँ पे भी आपने दिया, उसकी अब ये जिम्मेवारी है कि वो आपके मैटर को ट्रांसफर करे टू द कंसर्न्ड पब्लिक अथॉरिटी, कंसर्न्ड पब्लिक अथॉरिटी, राइट। और इस बात की इंफॉर्मेशन एप्लीकेंट को आपको इमीडिएटली देनी है। एप्लीकेंट मस्ट बी इन्फॉर्म्ड इमीडिएटली, राइट, क्लियर। एंड द लास्ट इज टाइम लिमिट। तो जब भी आप ट्रांसफर करोगे तो आपको विद इन 5 डेज जो है वो ट्रांसफर करनी है, विद इन 5 डेज ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। तो ये अच्छा, मैं आपको ना लास्ट में ऐसे करूंगा कि एक पेज के ऊपर जितने भी अभी हम 2-3 टाइम स्टैम्प्स और पढ़ेंगे, 100 डेज पढ़ लिया, 120 डेज पढ़ लिया, फिर 5 दिन पढ़ लिया, तो ये जो है वो मैं आपको एक 5 दिन हमने पहले भी पढ़ा, तो इसको मैं एक पेज के ऊपर आपको करवा दूंगा, सो दैट कि आपको क्लियर है ना, एक कन्फ्यूजन ना हो कि कहाँ हमने 5 दिन पढ़ा था, कहाँ 10 दिन पढ़ा था। तो ये मैं आपको लास्ट में जो है वो एक पेज के ऊपर उसको समराइज कर दूंगा। ठीक है, तो ये था आपका सेक्शन 6, दैट इज रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन। तो कुछ नहीं है, जो भी सिटीजन है वो रिक्वेस्ट देगा टू द पीआईओज, वेदर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, राइटिंग फॉर्म, किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है विद नॉमिनल फी, बट उनको कोई भी रीजन देने की जरूरत नहीं है। ये हमने सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 में पढ़ा, विच इज़ इंपॉर्टेंट, इसका सेक्शन भी याद रखना है। और इन केस की वो किसी और डिपार्टमेंट में चली जाती है तो उसी डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है कि विद इन 5 डेज जो है वो नेक्स्ट डिपार्टमेंट में, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है वहाँ पे जो है वो उस एप्लीकेशन को ट्रांसफर करे। तो ये था सिंपल सेक्शन 6। हो गया, क्लियर है।
तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, अब इजी है आपके लिए। सेक्शन 6 डीलता है रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन। तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स में, है ना, हिंदी इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज में जो है वो कुछ नॉमिनल फीस के थ्रू जो है वो CPIOs और असिस्टेंट PIOs को जो है वो एप्लीकेशन देंगे। और जो है वो इसके अलावा अभी हमने पढ़ा कि आपको नो नीड टू गिव रीज़न, है ना, शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू गिव एनी रीज़न फॉर रिक्वेस्टिंग द इन्फॉर्मेशन। आपको कोई भी रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी, है ना, मान लो ऐसी पब्लिक अथॉरिटी के पास चली गई है जिसके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, नो, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करे, शेल ट्रांसफर द एप्लीकेशन और सच पार्ट ऑफ इट टू बी अप्रोप्रिएट पब्लिक अथॉरिटी। और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एप्लीकेंट को मिल जानी चाहिए। और इस केस में बट वो जो ट्रांसफर है वो इट शुड नॉट बी लेटर देन 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन। और यही हमने यहाँ पढ़ा, देखो यही हमने यहाँ पढ़ा, राइट। तो ये जो है वो आपका सेक्शन 6 हो गया है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड सेक्शन 7, दैट इज डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट। तो इफ थोड़ा सा मैं आपको यहाँ लेके चलूँ, तो हमने ये भी पढ़ लिया। अब हमने रिक्वेस्ट दे दी। मान लो आप सिटीजन हैं, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी डिपार्टमेंट से, तो आपने अब अपनी रिक्वेस्ट दे दी, PIOs को दे दी या असिस्टेंट PIOs को दे दी। अब उनके एंड पे क्या होगा, दैट इज डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट। अब वो कैसे उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, मतलब क्या इन्फॉर्मेशन दे देंगे आपको या आपकी इन्फॉर्मेशन को रिजेक्ट कर देंगे, क्या वो करेंगे, वो अब जो है वो हम सेक्शन 7 के अंदर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, राइट, क्लियर। सो सेक्शन 7 विच टॉक्स अबाउट डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट। सो इसको कैसे पढ़ना है, बहुत इजी है ना। हम एक पेज के ऊपर इसको समराइज कर लेंगे अभी यहाँ पे, तो आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत फिर नहीं है। बट स्टिल आई वांट कि आप जो है वो ये सेक्शंस एक बार उससे पढ़ लो, है ना। सेक्शन 7 टॉक्स अबाउट डिस्पोजल ऑफ इंफॉर्मेशन या डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट, डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट, है ना। तो इसमें क्या है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, तो सिंपल है, टाइमलाइन फॉर रिस्पॉन्स। कि आपके पास आ गया, आपके पास जो है वो रिक्वेस्ट आ गई, RTA की एप्लीकेशन आ गई, किसके पास आ गई, PIOs के पास आ गई। या तो वो PIO हो सकते हैं या असिस्टेंट PIOs हो सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, टाइमलाइन फॉर रिस्पॉन्स, है ना। तो इसमें 2 टाइमलाइंस के बारे में हम बात करेंगे। एक तो है जैसे हमने कहा था कि विद इन 30 days जो है वो उनको अपना रिस्पॉन्स देना है, या तो इन्फॉर्मेशन दे दो, है ना, या रिजेक्ट कर दो एप्लीकेशन को, है ना। तो जो भी इन दोनों में से ऑप्शन करना है वो आपको 30 days के अंदर अंदर ही करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर तो लाइफ और लिबर्टी का सवाल है, इफ़ दैट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इज रिलेटेड टू लाइफ और लिबर्टी ऑफ सम पर्सन, तो उस केस में आपको 48 आवर्स के अंदर अंदर जो है वो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्लियर। सेक्शन 7 सबसेक्शन 2, अगर मान लो आपने 30 दिनों तक इन्फॉर्मेशन नहीं दी या आपने कुछ डिसीजन नहीं दिया, ना ही आपने रिजेक्ट किया, तो इस केस में ये मान लिया जाएगा कि आपने जो है वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है, डीम्ड टू बी रिजेक्टेड, राइट, क्लियर। उसके बाद सबसेक्शन 3, अगर 30 दिन से ज़्यादा हो गए मान लो, है ना, और कोई डिसीजन नहीं लिया, तो ये मान लिया जाएगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। सबसेक्शन 3 क्या बोलता है कि इन केस आपकी तरफ से, मतलब PIOs की तरफ से आपको लगता है कि ये जो आपने, है ना, इन्फॉर्मेशन मांगी है इसके लिए ज़्यादा कॉस्टिंग लगेगी, मतलब आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है इसमें ज़्यादा कॉस्टिंग लगेगी, जो ऑलरेडी फीस आपने सबमिट की है नॉर्मली 10 रुपये होती है, तो आपको लगता है कि नहीं 10 रुपये से ये नहीं चलेगा, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप बेसिकली फर्दर फीस एंड नोटिफाई करोगे या नोटिफिकेशन टू दी एप्लीकेंट, है ना। आप उसको बताओगे, बेसिकली ब्रेक डाउन ऑफ फीस करोगे कि हमें जो है वो 10 रुपये से नहीं, हमें इतनी इन्फॉर्मेशन जो है वो इतनी फीस जो है वो आपके इसके लिए लगेगी, ठीक है। और आपको नोटिफाई भी कर दिया जाएगा कि इतना टाइम स्पेंड के अंदर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो दिस इज सबसेक्शन 3। अब है सबसेक्शन 4, है ना, कि जो भी डिसेबल्ड हैं, डिसेबल्ड या हम कह सकते हैं कि सेंसरी डिसेबल्ड, जो भी सेंसरी डिसेबल्ड सिटीजन है, तो उसकी जो है वो असिस्टेंस की जाएगी बाय द PIOs, है ना। जो नहीं लिख सकते, नहीं बोल सकते, तो उनको जो है वो उनके बिहाफ पे PIOs ही जो है वो उनकी हेल्प करेंगे और उनका फॉर्म वगैरह भरेंगे, जो भी कहानी है, राइट। तो ये सेक्शन 7 सबसेक्शन 4 में ये बात होती है। फिर आ जाइए सबसेक्शन 5 में, तो ये क्या कहता है
कि आपकी जो फीस है ना, वो कैसी होनी चाहिए। पहली बात तो वो रीजनेबल होनी चाहिए, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी। ऑल जो बीपीएल फैमिलीज हैं उनसे आप फीस नहीं लोगे, आपको उनको एग्जेम्पशन देनी है फ्रॉम फीस। तो ये कौन से सेक्शन में बात हुई है? सेक्शन 7 सब सेक्शन 5, राइट। और इवन इतना ही नहीं, अगर आपने इंफॉर्मेशन डिले कर दी देने से, मतलब आपने 30 दिन में इंफॉर्मेशन नहीं दी, यू आर गिविंग इंफॉर्मेशन इन 40 डेज और 60 डेज और 50 डेज, उस केस में फ्री इंफॉर्मेशन आपको फिर वो देनी पड़ेगी, आप उनसे जो है वो फीस नहीं ले सकते। यू हैव टू गिव इंफॉर्मेशन एट फ्री ऑफ कॉस्ट इन केस ऑफ डिले, राइट। क्लियर है? तो पहली बात कि आप बीपीएल फैमिली से कोई फीस नहीं लोगे, आप डिसेबल्ड पर्सन्स की हेल्प करोगे। आप अगर डिले करते हैं इंफॉर्मेशन देने में तो आपको फ्री में इंफॉर्मेशन वो देनी पड़ेगी। क्लियर? एक यहाँ जो सब सेक्शन 7 है उसमें कॉन्सेप्ट आता है थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन का, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन का, है ना। मान लो आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं गवर्नमेंट से किसी थर्ड पार्टी का, है ना। जैसे मान लो कोई कंपनी है, उसको टेंडर मिला है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, किसी से भी, है ना। तो आप चाहते हैं कि आप पूरी इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि वो टेंडर कितने का मिला, उस कंपनी की क्या, है ना, एनुअल टर्नओवर क्या है, राइट। या जो भी उस कंपनी से रिलेटेड कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स है या कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, यू वांट ऑल दैट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट थर्ड पार्टी, राइट। तो इस केस में कहा गया है कि अगर आप थर्ड पार्टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांग रहे हो, सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीआईओज टू कंसल्ट दैट थर्ड पार्टी, है ना। तो उसको वो कंसल्ट करना पड़ेगा टू थर्ड पार्टी बिफोर गिविंग इंफॉर्मेशन टू द सिटीजन। अंडर सेक्शन 11 हम पढ़ेंगे कि ये सेक्शन 11 क्या है, तो उसमें थर्ड पार्टी कैसे, मतलब कैसे जो है या क्या थर्ड पार्टी के बारे में डिस्कस किया गया है, राइट। और सेक्शन 7 सब सेक्शन 8, तो इसमें कहा गया है कम्युनिकेशन ऑफ रिजेक्शन, कि अगर आप मान लो रिजेक्ट करते हैं, अगर आप क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ चीज़ें बतानी पड़ेंगी। पहली बात तो रिजेक्शन का रीजन, है ना, तो है ना, रीजन ऑफ रिजेक्शन आपको बताना पड़ेगा, राइट। इसके अलावा पीरियड विद इन विच अपील कैन बी अप्लाइड, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि कितने पीरियड में आप अपील दायर कर सकते हैं, राइट। कि जो भी हमारा डिसीजन है उसके अगेंस्ट सीनियर रैंक ऑफिसर के पास जो है वो अपनी अपील दायर कर सकते हैं। और किसके पास, तो एपिलेट अथॉरिटी के बारे में भी जो है वो आपको बताना पड़ेगा, एपिलेट अथॉरिटी टू अपील। पहली बात तो आप क्या करोगे, रीजन दोगे कितने टाइम तक आप अपील कर सकते हैं और किसके पास अपील कर सकते हैं, उस एपिलेट अथॉरिटी के बारे में आपको बताना पड़ेगा। सो दिस इज बेसिकली अबाउट सेक्शन 7। एक लास्ट में छोटा सा ही है कि जो भी आप जो है वो इन्फॉर्मेशन दो वो रिक्वेस्टेड फॉर्म में ही दो तो ज़्यादा बेटर है, रिक्वेस्टेड या रिक्वायर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो हमें इस पर्टिकुलर सेक्शन से क्या याद रखना है कि पहला तो यही है कि डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट के बारे में बात करता है और विद इन 30 डेज जो है वो आपको या तो इन्फॉर्मेशन दे देनी है या उससे रिलेटेड जो भी डिसीजन आपका है, रिजेक्ट करना है जो भी है वो आप कर दीजिए। और अगर लाइफ और लिबर्टी से रिलेटेड सवाल है तो आपको विद इन 48 आवर्स जो है वो रिक्वेस्ट देनी है। अगर आपने 30 डेज के अंदर अंदर ना रिजेक्ट किया, ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी, कोई डिसीजन नहीं लिया, तो ये मान लिया जाएगा कि आपने उसको रिजेक्ट कर दिया है, राइट। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको, है ना, जो एप्लीकेशन है, जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांगी है उसके लिए ज़्यादा फीस की ज़रूरत है, क्योंकि उसके लिए जो है वो कॉस्टिंग है वो ज़्यादा है, तो आप उसको जो है वो डिटेल्स उस एप्लीकेंट से मांग सकते हैं, उसके ब्रेकडाउन जो है वो आप उससे मांग सकते हैं और उसको नोटिस दे सकते हैं। सेंसरी जो डिसेबल्ड सिटीजन्स हैं उनको आपको असिस्ट करना है, पीआईओज़ को। और बीपीएल फैमिली से आप फीस नहीं लोगे और जो आपकी फ़ीस है वो रीजनेबल होनी चाहिए। इवन आपने अगर इन्फॉर्मेशन लेट दी तब भी आप जो है वो फ्री में इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी, आप फीस नहीं ले सकते। और अगर आप जो इन्फॉर्मेशन है वो थर्ड पार्टी से रिलेटेड मांग रहे हैं तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीआईओ टू कंसल्ट दैट थर्ड पार्टी, राइट। और अगर आप रिजेक्ट करते हैं तो आपको रिजेक्शन का रीज़न देना पड़ेगा, कितने पीरियड तक आप इस रिजेक्शन के डिसीजन के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं वो आपको बताना पड़ेगा, और कहाँ अपील कर सकते हैं उस एपिलेट अथॉरिटी के बारे में आपको बताना है। और जो भी इन्फॉर्मेशन मांगी गई है कोशिश की जाए कि वो उसी रिक्वेस्टेड फॉर्म में जो है वो आप उसको सिटीजन को प्रोवाइड करें। दिस इज सेक्शन 7 ऑफ द आरटीआई एक्ट ऑफ 2005। ईजी है, क्लियर है। हाँ, अब हमारा बहुत छोटा सा 20% रहता है तो उसको भी हम फटाफट कर ही लेते हैं। तो ये जो भी हमने पढ़ा अभी ये सब जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। सो आई वांट यू टू रीड जस्ट वंस, है ना, जस्ट वंस की कैसे चीज़ों को पढ़ना है और कैसे नोट्स बनाने चाहिए, तो वो भी आपको आइडिया बेसिकली लगेगा।
है ना। जैसे अभी हमने बात की कि रीज़न ऑफ रिजेक्शन आपको बताना है कि विद इन पीरियड बीच कि आप उस रिजेक्शन के अगेंस्ट अपील दायर कर सकते हैं, वो भी आपको बताना है, और अपीलेट अथॉरिटी के बारे में बताना है कि कहाँ आप अपील दायर कर सकते हैं। तो वही हमने देखा, राइट, ठीक है। नाउ द फाइनली सेक्शन 8 एग्जाम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अगर हम फिर से अपनी मास्टर स्लाइड पे जाएं, दैट इज चैप्टर 2, हाँ, तो हमने ये भी देख लिया कि कैसे जो है वो रिक्वेस्ट को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, है ना। या तो इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी विद इन 30 डेज या नहीं दी जाएगी, राइट। अच्छा, सेक्शन 8 उसके बाद आता है एग्जाम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अगर आप रिजेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पशंस हैं कि आप उनका सपोर्ट लेके किसी सिटीजन की आरटीआई एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जब आप किसी सिटीजन की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं, तो वही जो है वो हमें रीजंस यहाँ पे देखने हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पशंस फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो वो कौन कौन सी है, आइए इनको एक बार देख लेते हैं। बहुत ईजी है ना, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। एक बार यहाँ पे आप देखोगे इजीली समझ में आ जाएगा। सो दीज आर बेसिकली सेक्शन 8। अच्छा, ये ना खुद में सेक्शन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 8 दैट इज exemptions from disclosure of information, disclosure of information, ठीक है। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, राइट, क्लियर। तो सेक्शन 8 सबसेक्शन 1, राइट। तो ये कहता है कि देर इज नो ऑब्लिगेशन, एग्जाम्पशन क्या है ना, कि पब्लिक अथॉरिटी पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, नो ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी इफ जो अगर ये जो भी इंफॉर्मेशन मांगी है, इफ इट अफेक्ट, सॉरी, जो भी इंफॉर्मेशन मांगी गई है, इफ इट अफेक्ट्स, राइट, सोबेरियनिटी, इंटीग्रिटी, है ना, ये नाम आपको याद रखना है, सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक, इकोनॉमिक, राइट, और फॉरेन रिलेशंस, इवन ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि इंसाइट कर सकती है ऑफेंस को, इंसाइट्स, इंसाइटमेंट और इंसाइट्स ऑफ एन ऑफेंस, तो वो आप प्रोवाइड नहीं करोगे। ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि भारत की या कंट्री की सोवेरेनिटी को, इंटीग्रिटी को, सिक्योरिटी को, स्ट्रेटजीज को, साइंटिफिक और साइंटिफिक कम्युनिटी को, इकोनॉमिक को, फॉरेन रिलेशंस को ऑफेंस अगर इंसाइट कर सकती है, तो वो इंफॉर्मेशन आप नहीं दोगे। यू आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू गिव दैट इंफॉर्मेशन, राइट। इसके अलावा भी और बहुत सारी कंडीशंस हैं, जैसे कि आप अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाए या कोर्ट ने कहा है कि आप ये इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करोगे, इट विल बी केप्ट सीक्रेट, तो आप जो है वो उसके बारे में भी, है ना, नहीं बताओगे। इवन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो है ना, कि अगर पार्लियामेंट ने कहा है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं होगी, तो आप वो भी नहीं जो है वो डिस्कस करोगे। ट्रेड सीक्रेट्स के बारे में आप नहीं बताओगे। कॉन्फिडेंशियल जो आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, आईपीआरस के बारे में आप नहीं बताओगे, है ना। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप्स, है ना, जो भी कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप्स बेसिकली होते हैं, उनके बारे में नहीं बताओगे। या ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि आपको फ्रॉम कॉन्फिडेंस मिली है बाय फॉरेन गवर्नमेंट, उसके बारे में नहीं बताओगे। या अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जिससे खतरा है, एंडेंजर टू लाइफ एंड फिजिकल डैमेज, उसके बारे में आप नहीं बताओगे, क्लियर। और इसके अलावा जैसे कि आप, है ना, ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि इन्वेस्टिगेशन को इम्पैक्ट कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन को इम्पीड कर सकती है, उसके बारे में नहीं बताओगे। एंड फाइनली कैबिनेट पेपर्स के बारे में भी नहीं बताओगे, कैबिनेट पेपर्स के बारे में। सो दिस इज बेसिकली, है ना, दीज आर बेसिकली द एग्जाम्पशंस जिनको कि आप जो है वो नहीं डिस्कस करो। ये आपको याद रखना ही पड़ेंगे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ट्रेड सीक्रेट्स या आईपीआरस हो गए, है ना, फिड्यूशियरी कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप्स हो गए, फिजिकल डैमेज या लाइफ को थ्रेट है, या इन्वेस्टिगेशंस को इम्पीड कर सकता है, या कैबिनेट पेपर्स, इनके बारे में आप कोई, है ना, इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करोगे, क्लियर। एक एग्जाम्पशन जो आप यहाँ पे रख सकते हैं, दैट इज एक्सेप्शन टू एग्जाम्पशन, कि क्या इन एग्जाम्पशंस के लिए एक एक्सेप्शन है ना, वो क्या है, वो ये है
कि आप जो है वो वैसे तो पर्सनल इंफॉर्मेशन अनरिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट अगर कोई है तो उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, अनलेस इफ पीआईओ थिंक दैट दिस विल और दिस इज इन पब्लिक इंटरेस्ट, है ना। तो आप किसी भी पर्सन की पर्सनल इंफॉर्मेशन को, है ना, किसी भी पर्सन की पर्सनल इंफॉर्मेशन को, है ना, शेयर नहीं करोगे अनटिल अनलेस कि अगर आपको लगता है कि इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट। ये चीज़ आपको तो ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज़ कि ऐसी इंफॉर्मेशन विच कैन नॉट बी डिनाइड टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट बी डिनाइड टू एनी पर्सन। तो अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको कि आप यू कांट डिनाई टू पार्लियामेंट, है ना, या स्टेट लेजिस्लेचर, आप जो है वो यू कैन नॉट डिनाई इट टू पर्सन ऑल्सो। अगर ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आपको पार्लियामेंट में आप, है ना, रखने से मना नहीं कर सकते, वो सेम इंफॉर्मेशन आप किसी पर्सन को भी देने से मना नहीं कर सकते। दिस इज बेसिकली आर एक्सेप्शंस टू एग्जेम्पशंस। तो ये बेसिकली आपको इसमें याद रखनी है, राइट, ठीक है। और बाकी इसमें एक दो चीज़ें आती हैं, वैसे वो ज़्यादा काम की तो है नहीं, है ना, बस ऐसे ध्यान के लिए रख लो आप। जो सब सेक्शन 2 एक एक है ना एक्ट आता है, दैट इज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ऑफ 1923, है ना। तो ये कहता है कि बेसिकली उस एक्ट में जो चीज़ें मेंशन की हैं कि दीज आर द सीक्रेट्स, आप उनके बारे में नहीं बताओगे, बट इफ दैट, है ना, आउटवेट्स द पब्लिक इंटरेस्ट, तो उस केस में आप उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कहानी है, दैट इज एक एक्ट है, दैट इज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ऑफ 1923, है ना। तो उसमें कहा है कि अगर ऐसी सीक्रेट्स जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में है ना, तो आप उनको डिस्क्लोज कर सकते हैं। इफ़ इन पब्लिक इंटरेस्ट, तो आप इसको उस इंफॉर्मेशन को बेसिकली डिस्क्लोज कर सकते हैं। बस इतनी सी बात वहाँ पे है। और एक लास्ट है आपका सब सेक्शन 3 में कि अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है ना, जो कि 20 ईयर्स से पुरानी है, सॉरी, इंफॉर्मेशन विच इज़ ओल्डर देन 20 ईयर्स, राइट, तो वो डिस्क्लोज की जा सकती है। कुछ चीज़ों को छोड़ के, है ना, जो हमने अभी पढ़े उसमें से दो तीन चीज़ों या 2-3 सिनेरियोज को छोड़ के वो डिस्क्लोज की जा सकती है। बट वो 2-3 सिनेरियो कौन है वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है ना। बस हाँ इतना पता होना चाहिए कि कुछ इस तरह का रूल है हमारे आरटीआई एक्ट में कि अगर 20 साल से ज़्यादा पुरानी इन्फॉर्मेशन है तो उसको डिस्क्लोज किया जा सकता है, रिलेटेड टू अबव दिस सब सेक्शन 1 जो एग्जाम्पशन है उससे रिलेटेड, राइट, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 8 है, इजी है ना। कोई बहुत बहुत, है ना, देखने से लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ें हैं बट नहीं है। जैसे अभी हमने बात की कि अगर आपको लगता है कि सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, है ना, सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, फॉरेन स्टेट के साथ रिलेशंस, हमारे इंसाइटमेंट ऑफेंस, अगर वो चीज़ कर सकती है इन्फॉर्मेशन, तो जो पीआईओज हैं वो ऑब्लाइज नहीं है, राइट। या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, या कोर्ट ने मना किया है तो आप इन्फॉर्मेशन वो नहीं शेयर करोगे। इफ़ इट ए ब्रीच द प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, तब भी आप इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करोगे। इफ़ इट इंक्लूड कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट्स और ट्रेड सीक्रेट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तब भी आप शेयर नहीं करोगे। या वो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप को, है ना, को इम्पैक्ट करते हैं, तब भी आप जो है वो नहीं करोगे। आपने कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव की है इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, तब भी आप नहीं करोगे। इफ़ इट एंडेंजर द लाइफ और फिजिकल सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन, तब भी आप नहीं करोगे। इफ़ इट इम्पीड द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तब भी आप नहीं करोगे। या फिर आप कैबिनेट पेपर्स को भी डिस्क्लोज नहीं करोगे। बस यही हमने चीज़ें लिखी, देखो यहाँ पे यही हमने लिखी है यहाँ पे सभी, है ना। और एक जो हमने अभी यहाँ पे चीज़ देखी कि, राइट, कि अगर जो है वो यहाँ पे, अच्छा, ये यही लिखा है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में कोई चीज़ है तो आप उसको कर सकते हैं, है ना, ये कहानी यहाँ पे है। और जो हमने अभी पढ़ा कि ऐसी इन्फॉर्मेशन दैट कैन नॉट बी डिनाइड टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर शेल नॉट बी डिनाइड टू एनी पर्सन, है ना, यही हमने चीज़ देखी। एंड फाइनली एक एक्ट आता है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ऑफ 1923। तो यहाँ पे वो कहा गया है कि जो भी, है ना, यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो यहाँ लिखी है कि आप उसको नहीं शेयर कर सकते, बट इफ़ पब्लिक अथॉरिटी में अलाउ एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इफ पब्लिक इंटरेस्ट इज इन डिस्क्लोजर आउटरवेट्स द हार्म टू द प्रोटेक्टेड एरियाज और इंटरेस्ट। तो अगर आपको लगता है कि इट इज़ इंपॉर्टेंट टू पब्लिक इंटरेस्ट तो आप उसको शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्लियर। और ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि 20 ईयर्स पहले हुई थी आप उसको शेयर कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, एक्सेप्ट आर्टिकल क्लॉजेज ए, सी एंड आई ऑफ सबसेक्शन 1। तो जो भी हमने यहाँ पढ़े ना, ये ए, सी एंड आई, इनको छोड़ के आप जो है वो डिस्क्लोज कर सकते हैं, क्लियर।
तो खैर अब ये ना याद नहीं मिलेगा तो चलेगा, बट हाँ जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो तो याद रहना ही चाहिए। क्लियर जी। तो ये आपका सेक्शन 8 रह गया। अब आपका 10% बच गया है आज का पार्ट। तो आई थिंक थोड़े लॉन्ग सेशंस है ना। मैं अगले वाले जो सेशन है कोशिश करूँगा कि उनको मैं क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में आपको करवाऊँ, है ना, रादर देन की मतलब वैसे तो ठीक है, मैंने तो नोट्स की फॉर्म में अगर मैं ऐसे बता रहा हूँ तो आपको बहुत कम ही बनेंगे ये, है ना। 10 पेज में पूरा एक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, या 6 से 7 पेजेस में, बट ठीक है अभी हम इसको वैसे भी शॉर्ट में जो है वो ब्लैंक पे लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो फाइनली हमारे पास थोड़ा सा रहता है, दैट इज़ सेक्शन 9, 10 और 11। तो 9 तो छोटा सा ही है, विच टॉक्स अबाउट ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन। तो सिंपल सी बात है, ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट सबसिस्टिंग इन अ पर्सन अदर देन द स्टेट, तो आप उस केस में भी जो है वो इन्फॉर्मेशन देने से मना कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो किसी पर्सन से के कॉपीराइट्स को क्या करती है, वायलेट करती है, इन्फ्रिंज करती है, तो आप उस केस में जो है वो मना कर सकते हैं। तो दैट इज बेसिकली द सेक्शन 9। एंड देन सेक्शन 10 इज सेवरेबिलिटी। सेवरेबिलिटी मतलब पार्शियल डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन, है ना, कि मान लो किसी पर्सन ने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मांगी विच इज़ कॉन्फिडेंशियल, बट उसका पूरा पार्ट कॉन्फिडेंशियल नहीं है, कुछ पार्ट आप शेयर कर सकते हैं, कुछ जो है वो आप छोड़ सकते हैं। तो जो पार्ट आप शेयर कर सकते हैं उसको आप शेयर कर दीजिए, और जो नहीं शेयर कर सकते हैं उसको रहने दीजिए। दैट इज़ अ सिंपल है ना thing in this section, that is section 10 severability. So it talks about partial disclosure, बोलने का मतलब ये है। क्लियर। तो एक बार अगर आपको इसको यहाँ पे देख ही लो एक बार, तो ये राइट section 10 that is severability, that means partial disclosure of information, है ना। तो ये कुछ नहीं कहता है सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्या कहता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है ना रिक्वायर्ड है या रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन है ना, राइट, तो उसमें जो है वो क्या होगा, कुछ एग्जेम्प्टेड इंफॉर्मेशन होगी और कुछ जो है वो नॉन एग्जेम्प्टेड इंफॉर्मेशन होगी, इंफॉर्मेशन होगी, राइट। तो कहा गया है कि ये जो नॉन एग्जेम्प्टेड इंफॉर्मेशन है इसको जो पीआईओ है वो शेयर कर सकता है, डिस्क्लोज कर सकता है। so, इसको जो है वो पीआईओ डिस्क्लोज कर सकता है, सिंपल सी बात है ना। और सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 बोलता है कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि नहीं जो है वो डिस्क्लोज की जा सकती, उसके साथ जो है वो कुछ चीज़ें हैं जो कि पीआईओ को एप्लीकेंट को इन्फॉर्म करनी पड़ेंगी। पीआईओ मस्ट इन्फॉर्म एप्लीकेंट, इन्फॉर्म एप्लीकेंट। वो क्या है, वो है जैसे कि पहली चीज़ ये है कि विच पार्ट इज डिस्क्लोज्ड, कि हम जो है वो कौन सा पार्ट डिस्क्लोज कर रहे हैं। सो इट इज विच पार्ट इज डिस्क्लोज्ड, वाई रेस्ट इज एग्जेम्प्टेड। आपको ये भी बताना है कि जो आपने डिस्क्लोज नहीं किया वाई इट इज एग्जेम्प्टेड, कि वो सेक्शन 8 में आता है, 9 में आता है, क्यों आपने नहीं किया, है ना। देन आपको ये भी बताना है कि कौन है ऑफिसर्स नेम एंड डेजिग्नेशन, जो इससे रिलेटेड डिसीजन दे रहा है उसका नाम और उसकी डेजिग्नेशन मेंशन करनी पड़ेगी आपको। एंड देन फीस रिक्वायर्ड, फीस चलो ठीक है, ये तो फीस रिक्वायर्ड आपको मेंशन करनी है। फाइनली अपील प्रोसेस फॉर नॉन डिस्क्लोजर, तो अगर मान लो वो सिटीजन नहीं सेटिस्फाई होता है तो वो कहाँ अपील कर सकता है, व्हाट इज़ द अपील प्रोसेस फॉर नॉन डिस्क्लोजर, या है ना जो भी आपने इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की उसके अगेंस्ट वो कहाँ जाके अपील कर सकता है, उसका प्रोसेस। सो दैट्स सिंपली द सेक्शन 10 ऑफ सेवरेबिलिटी। सेवरेबिलिटी का मतलब, सेवियर का मतलब ही क्या होता है, रिमूव करना। एग्जेम्प्टेड पार्ट को रिमूव कर दो, जो बच गया उसको डिस्क्लोज कर दो, एज सिंपल एज दैट। सो दैट इज बेसिकली सेक्शन 10 है। तो आप इसको एक बार यहाँ देखोगे यही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 10 एंड द लास्ट वी हैव अ सेक्शन 11 दैट इज थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, है ना। ये भी कुछ नहीं है, देखने से लगता है ना बहुत टफ चीज़ें हैं, बट अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, एक वाइट पेज पे ऊपर जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, आपको वैसे ही तैयारी करनी है, राइट। तो उसके बाद आपको इजीली समझ में आएंगी चीज़ और याद भी रहेंगे, और यही आपके नोट्स और यही आप एट दी एंड रिवाइज करोगे। क्लियर। तो सेक्शन 11 टॉक्स अबाउट थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। हमने, अगर आपको याद होगा, इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले, है ना। तो ये क्या है, सेक्शन 11 सब सेक्शन 1। तो कहता है कि अगर आरटीआई रिक्वेस्ट थर्ड पार्टी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है तो पीआईओ की कुछ जिम्मेवारी है। सो इफ, है ना,
RTI application is related to third party confidential information, तो उस केस में जो PIO है, द PIO मस्ट क्या करना पड़ेगा, उसको दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी? एक तो उसको नोटिस देना पड़ेगा, सेंड नोटिस टू थर्ड पार्टी विद इन 5 डेज, है ना। जैसे ही उसको नोटिस आया PIO को, उसके विद इन 5 डेज जो है वो थर्ड पार्टी को क्या करना देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा, और उससे पूछना पड़ेगा कि हमसे जो है वो ये इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है विच इज़ रिलेटेड टू योर कंपनी और योर ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या हम ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें या नहीं कर दें, या इसका कितना हिस्सा शेयर कर दें। तो ये जो है वो नोटिस देके उसको बताना पड़ेगा। और जैसे ही उनके पास वो नोटिस आया, नाउ इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्या, थर्ड पार्टी, है ना। अब ये थर्ड पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, थर्ड पार्टी को रिस्पॉन्स करना पड़ेगा विद इन 10 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ द नोटिस, और यहाँ 5 डेज ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, क्लियर हो गया। मैं अभी लास्ट में जो है वो अभी आपको इस स्लाइड के नेक्स्ट स्लाइड में ये डेज वाले जितना जो है वो एक स्लाइड पे समराइज कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ। देन फिर सेक्शन 11 सब सेक्शन 2, यहाँ तक क्लियर हो गया कि जैसे ही ये जो है वो PIO के पास इंफॉर्मेशन आई, इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू कॉन्फिडेंशियल थर्ड पार्टी, है ना, पर्सन या कंपनी, तो वो जो है वो PIO विद इन 5 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन उनको नोटिस दे देगा, और उसका रिस्पॉन्स जो है वो विद इन 10 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ द नोटिस उनको देना है थर्ड पार्टी कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को। सो इन टोटल बेसिकली जो PIO है, फिर जैसे ही उसके पास रिस्पॉन्स आया, फिर PIO को विद इन 40 डेज जो है वो क्या करना है, अपना रिस्पॉन्स देना है या डिसीजन देना है टू एप्लीकेंट, है ना। तो जो भी डिसीजन है, एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया, जो भी डिसीजन है वो उसको देना है। एंड लास्ट वी हैव अ सबसेक्शन 3, जिसमें कि अगर PIO डिसाइड कर लेता है कि हमें इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे, तो उससे रिलेटेड जो थर्ड पार्टी है वो अपील कर सकती है अंडर सेक्शन 19, जो कि हम लास्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सो इफ PIO decides to disclose, then जो आपकी थर्ड पार्टी है कैन अपील अंडर सेक्शन 19, जो कि हम पढ़ेंगे कल, जो कि डील ही करता है अपील के साथ, है ना। 18, 19, 20 पेनल्टीज के साथ डील करता है, 18 अपील के साथ डील करता है, तो हम देखेंगे वो, है ना। तो ये कहानी जो है वो, तो थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन मतलब जो भी थर्ड पार्टी कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, अगर उससे रिलेटेड कोई RTI एप्लीकेशन आती है, तो वो 5 दिन के अंदर अंदर वो PIO है जो है वो उनको नोटिस भेजेगा। उस नोटिस का आंसर विद इन 10 डेज जो है वो उनको करना पड़ेगा, और टोटल 40 दिन मिलते हैं PIO को इस एप्लीकेशन के लिए डिसीजन देने के लिए। और अगर जो PIO है, सॉरी, जो थर्ड पार्टी है वो सेटिस्फाई नहीं है डिसीजन से PIO के, तो वो जो है वो अंडर सेक्शन 19 जो है वो अपील कर सकती है टू द डिसीजन ऑफ द PIO। तो ये बेसिकली आपका सारा सेक्शन 11 था। तो यही कहानी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अब एक बार इसको पढ़ लेना लास्ट पेज को, है ना, और फिर इसको देखना, आपको बहुत इजीली चीज़ें समझ में आएंगी। तो यही है बेसिकली जो आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखनी है। नो माई फाइनल कमिटमेंट, जो मैंने अभी डिस्कस किया था कि हम इसको एक पेज के ऊपर जो है वो समराइज़ कर लेंगे। तो वो एक पेज के ऊपर आप कैसे याद रखोगे, तो है ना, कुछ नहीं करना है, दिस इज़ द टाइम, है ना, जो कि ऑब्वियसली डेज की फॉर्म में है। और यहाँ पे आपका जो भी है ना मैटर है या प्रोविज़न है वो क्या है, वो हम यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। तो पहला तो यही है कि आपके 5 डेज, है ना, 5 डेज वाला हमने कहाँ पढ़ा, एक तो कि जब भी मैटर मान लो आपने किसी डिपार्टमेंट में दिया, बट वो उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन आपको किसी दूसरे डिपार्टमेंट में मिलेगी, तो वो नाउ इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट पब्लिक अथॉरिटी कि वो आपके कंसर्न डिपार्टमेंट को उस एप्लीकेशन को ट्रांसफर करे। तो उसके लिए उसको विद इन 5 डेज, है ना, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ट्रांसफ़र द एप्लीकेशन to concerned department within 5 days of receipt of application। ठीक है, क्लियर हो गया। एक हमने 5 डेज और भी पढ़ा, वो कहाँ पढ़ा कि दिस इज 5 डेज, हमने पढ़ा 5 डेज कि मान लो आपने PIO से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मांगी जो कि थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, तो उस केस में जो PIO है वो विद इन 5 डेज जो है वो क्या भेजेगा, नोटिस भेजेगा टू थर्ड पार्टी,
है ना, 5 days विद इन 5 days ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम दी सिटीजन और एप्लीकेंट। तो नोटिस भेजेगा किसको, थर्ड पार्टी को। अभी जस्ट हमने पढ़ा सेक्शन 11 में। इसके अलावा फिर हमने 10 days वाला भी पढ़ा है कि 10 दिन की ज़रूरत कहाँ है, जब थर्ड पार्टी को ये नोटिस मिला तो उसको 10 दिनों के अंदर अंदर रिस्पॉन्स करना पड़ेगा टू द PIO। सो ये जो थर्ड पार्टी है इसको विद इन 10 days ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस जवाब देना पड़ेगा टू PIO। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। फिर हमने एक 30 days पढ़ा, है ना, 30 days के पढ़ा कि PIO को जो है वो जो भी इंफॉर्मेशन है ना एप्लीकेंट मांगता है उसको विद इन 30 days जो है वो नॉर्मल कंडीशंस में प्रोवाइड करनी होगी। सो PIOs को विद इन 30 days ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, कि जब उसको एप्लीकेशन मिली थी, रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, उसको वो जो इन्फॉर्मेशन है वो किसको देनी है, वो सिटीजन को प्रोवाइड करनी है या एप्लीकेंट को प्रोवाइड करनी है। ठीक है, फिर इसके अलावा 30 days के अलावा हमने एक 40 days भी पढ़ा, अगर आपको याद होगा। 40 days वो कब था, जब थर्ड पार्टी से इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, उस केस में जो टोटल टाइम PIO को मिलता है वो मिलता है 40 days। तो यही सेम सिनेरियो है ना, यही सेम सिनेरियो है, बस इसमें फ़र्क क्या है, ये कॉपी हो जाएगा, दिस इज कॉपी एंड दिस इज पेस्ट, राइट। तो ये आपका पेस्ट हो गया। तो इसमें क्या है, ये चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, दैट इज 40 days एप्लीकेंट को, है ना। तो ये 40 days कब हो जाएंगे, ये है थर्ड पार्टी वाला, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन जब मांगी होगी उस केस में जो है वो आपको ये 40 days हो जाएंगे, है ना। एक 30 days हो गया, 40 days हो गया। इसके अलावा हमने 100 days का पढ़ा। एक 100 days के बेसिकली दो पढ़े हैं, कौन कौन से, एक तो जो पब्लिक अथॉरिटी है, जो भी पब्लिक यूनिट है, उसको PIOs को अपॉइंट करना पड़ेगा और असिस्टेंट PIOs को अपॉइंट करना पड़ेगा, है ना। तो जो पब्लिक अथॉरिटी है उसको PIOs एंड असिस्टेंट PIOs को अपॉइंट करना पड़ेगा विद इन 100 days ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ द एक्ट। और लास्ट में हमने पढ़ा एक 120 days का, है ना। तो ये 120 days का कब है, जब जो पब्लिक अथॉरिटी है उसको 120 दिनों के अंदर अंदर जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन को, डिटेल को पब्लिश करना पड़ेगा, पब्लिश डिटेल्स, है ना, ऑफ लेट्स से ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन, डायरेक्टरीज ऑफ ऑफिसर्स, ये सब जो है वो विद इन 120 days। और एक बीच में छोटा सा रह गया वो 48 hours वाला, कि आपको अगर लाइफ और लिबर्टी से रिलेटेड अगर कोई केस है तो आपको 48 घंटे के अंदर अंदर वो इन्फॉर्मेशन देनी है। तो मैं यहीं लिख देता हूँ, वो विद इन 48 hours इफ़ दैट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू लाइफ और लिबर्टी। तो ये हो गया टाइम से रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशन फंडे तैयार, राइट। तो आई थिंक दिस इज सफिशियंट फॉर दिस। तो अब आप ये चीज़ें जो है वो क्वेश्चंस है आपके लिए, सॉल्व कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चंस है, इजीली आप इनको कर पाएंगे। नो द लास्ट पार्ट हमारा जो है वो CIC SIC, जो कि बहुत इजी है, और उसमें जो है वो हम लास्ट में फिर एक उसके फाइनल पार्ट भी डिस्कस करेंगे। चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे CIC, चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे SIC, और एक लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे मिसलेनियस और इससे पहले का पावर एंड फंक्शन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। ठीक है, तो हम लास्ट पास में इसको खत्म कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।